तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं, बॉन्डिंग की, मतलब किसी भी केमिकल्स के अंदर कोई बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसका कारण क्या है, या उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब हम देखेंगे। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जो एटम या मॉलिक्यूल जब एटम कंबाइन करके जब उसने क्या बनाया, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाया है, लेट्स से कार्बन और हाइड्रोजन ने कंबाइन करके मुझे CH4 बना के दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन करके क्या दिया, H2O बना के दिया। तो H2O एक्चुअल में दिखता कैसे है, यानी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और अगर हम बात करें CH4 की तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सही बात है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि सर केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो अगर मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो आपने क्लास 10th में समझा होगा कि सर जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सही बात है। फिर आपने देखा होगा कि मेरे पास Cl होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेता है और क्या बना देता है, Cl-, सही बात। तो मेरे पास दो आयंस मिल गए, और दो आयन कौन कौन से हैं, एक है मेरे पास Na+ और एक है मेरे पास Cl-। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले दोनों आयंस के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है। इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूं फुल फॉर्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड कुछ अलग सी नई सी चीज, अजीब सी नहीं है। केमिकल बॉन्ड इज जस्ट लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो आयंस हो सकते हैं, कोई दो एटम्स हो सकते हैं, हम कारण देखेंगे किसी के बीच क्यों हो रहा है अट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी स्पीसीज। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सर डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाया कि ठीक है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो attractive forces which holds the various constituent which holds the various constituent such as atoms, molecules or ions together in a chemical species, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या कह रहा थोड़ा ध्यान से, अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, हो सकता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच लग रहा हो सकता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा हो सकता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में लग रहा हो। जैसे मैंने यहाँ जो बताया वो क्या थे, आयंस थे। अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो मतलब ये फोर्स क्या करता है, एक साथ रखता है टुगेदर दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। अब इससे क्या बन रहा है भैया, एक मेरे पास नया कंपाउंड बन रहा है। अब आपको पता है जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मुझे क्या मिलेगा, NaCl नाम का एक कंपाउंड मिलेगा, सही बात है। तो मतलब किसी भी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, उसकी वजह से वो कंबाइन होकर के एक साथ आकर के एक नया कंपाउंड बना देते हैं। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जिसने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया कि सर केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगर हम, चलो
ठीक, तो अगर हम आगे बात करें, एक काम करते हैं, कुछ पेज ब्लैंक ले लेते हैं पहले से। चलो, अब हमारे पास सामने जो हमारी बात आती है वो क्या है कि सर केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी, केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड के हमारे पास मेन दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, किसकी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरी कैटेगरी है वीक बॉन्ड। ठीक, अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में कौन कौन आता है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके बाद अगर हम बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम वीक बॉन्ड की बात करें जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है वैंडर वॉल्स फोर्सेस। ये दो बॉन्ड कहाँ आते हैं, वीक बॉन्ड की लिस्ट में आते हैं। तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, केमिकल बॉन्ड है। इनको हमें ये करके थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, समझना है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया, ठीक। तो अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेते हैं किसका, आयनिक बॉन्ड का। किसका, आयोनिक बॉन्ड का। अगर मैं आयोनिक बॉन्ड की बात करूं तो अभी जस्ट मैं समझा के जो आ रहा था वहां भी हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। जैसे मान लिया, वही एग्जांपल मेरे पास है कि मेरे पास सोडियम था, इसने क्या बनाया, Na+ बनाया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया इसको किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने, और इसने क्या बनाया, Cl-। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भैया मेरे पास जो Na+ था और Cl- थे, ये दोनों पास पास में आए, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और इनके बीच क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मतलब ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात एक और चीज कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जब दो अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर बात। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास अगला जो बॉन्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये भी आपने पढ़ रखा है पहले से। ये बॉन्ड कैसे बनता है बताओ, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा आइडिया फिर से दूंगा कि कैसे क्या किया था हमने। जैसे अगर आपको याद हो तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ऐसे ही मेरे पास एक और क्लोरीन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? Cl, इसके पास भी क्या है? हाँ। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों ने आपस में समझौता क्या किया कि भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी मेरे पास है, तुम मेरा वाला ले लो, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी तुम्हारे पास है तो मेरा वाला ले लो। यानी इन्होंने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, या मैं बोलूं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। एक पेयर है ना, एक पेयर का मतलब क्या? 2। अब अगर इन्होंने एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कैसे बन रहा है बच्चे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। कैसे बन रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, और इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब कुछ बातें और बता दूं। अगर मान लिया 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? शेयर्ड, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल लाइन से। अगर मान लिया 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पैरेलल लाइन से। अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो बॉन्ड कैसा बनेगा भाई? ट्रिपल बॉन्ड। और इसको इस तरीके से हम 3 पैरेलल लाइन से शो कर देते हैं। ये बात हो गई किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड की। क्या वो? हाँ, नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो आता है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनना मेरी बात ध्यान से इसको। कोवैलेंट बॉन्ड में हो क्या रहा है? लेट से हम मान लेते हैं कि हमें एक 10 रुपए की चॉकलेट खरीदनी थी। 5 रुपए मेरे पास है, 5 रुपए आपके पास है। हमें 5-5 रुपए मिलाया और 10 रुपए की चॉकलेट दी, आधा आधा खा लिया। इक्वल शेयरिंग हुई है। 5 आपने दिया, 5 मैंने दिया, आधा आपने खाया, आधा मैंने खाया। ये कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक देगा, 2 एक देगा। अगर 3 के हो रहे हैं तो 3 एक देगा और 3 एक देगा, यानी इक्वल शेयरिंग हो रही है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम दोनों को मन किया चॉकलेट खाने का, लेकिन आपने बोल दिया भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं 10 रुपये लगा के चॉकलेट लाना चाहूँ तो लाऊं, अदरवाइज छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया, 10 रुपये खर्च किया, चॉकलेट लिया और आपको आधा खिलाया, आधा मैंने खाया। शेयरिंग अभी भी हुई है, लेकिन पैसे किसके गए हैं? मेरे गए। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यहां पर शेयरिंग होगी, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां से आएंगे? केवल एक एटम से आएंगे, दोनों से नहीं आएंगे। तो मतलब क्या हुआ? ये भी बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट shared electrons come from only one atom, only one atom. shared electron कहां से आएंगे? केवल एक एटम से आएंगे। अब इस केस में
जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक एटम है ए और यहाँ क्या है, एक बी है। जो इलेक्ट्रॉन था वो शेयर किसने किया, ए ने किया। तो हम क्या करते हैं, एरो दिखाते हैं ए टू बी। मतलब अगर हम एरो दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने सीधा सीधा लाइन खींची थी, यहां मैं क्या दिखा रहा हूं, एरो। अगर मैं एरो दिखा रहा हूं इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और किसके साथ, बी के साथ, ठीक है ना। और ये बॉन्ड का आंसर कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ए, यानी इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया है, ए ने किया है। लेकिन अगर यही दूसरी तरफ मैं ऐसे कर देता, बी से ए की तरफ एरो, तो इसका मतलब है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बी। क्लियर बात। तो याद रखना कहीं पर अगर ऐसी लाइन देखने को मिले तो मतलब वो बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। चलें आगे। अब अगर हम आगे बात करें, तो हमारे पास अगला जो बॉन्ड आता है वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड। सुनना, मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा, कॉपी। इधर देखना, ये सब के सब मेटल हैं, सबके सब क्या है, मेटल। और आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना, इन सब ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इन सब के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ, 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 इस खाली जगह में। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डीलोकलाइज्ड, मतलब घूम रहा है पूरे इस स्ट्रक्चर में, कहीं भी घूम रहा है। तो अब सुनना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन मान लिया यहां मौजूद है तो इसको लग रहा है, किसको, इस वाले को लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले को भी लग रहा है भैया ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, इस वाले को लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, और इस वाले को लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। मतलब सब सोच रहे हैं ये हमारा है। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। और यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। तो मतलब अगर मैं देखूं तो मेटालिक बॉन्डिंग में हो क्या रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल आयन एंड delocalized electron and delocalized electrons। तो delocalized इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटालिक बॉन्ड। तो आई होप हमने समझ लिया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। क्लियर। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब अगर हम बात करें तो हमें समझना है एक और चीज, जिसका नाम है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और इधर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये क्या होता है, सुना ध्यान से, बॉन्ड या आप बोलो बॉन्ड की जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक काम करते हैं, समझते हैं ये बॉन्ड कब बनेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन होगा एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से होना चाहिए। तो मतलब इनके बीच बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बिटवीन, मतलब हाइड्रोजन है मेरे पास, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से तीनों में से कोई एक हो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो क्या होगा, सुना ध्यान से। लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया HF, क्या लिया HF। यहां मैंने एग्जांपल लिया क्या HF। अब सुना ध्यान से, यहाँ फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इसके पास, जैसे देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला कैसे बना है बॉन्ड, शेयरिंग से, यानी है कोवलेंट बॉन्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप लालची इंसान समझ लो। 5 रुपया मैंने दिया, 5 रुपया आपने एक चॉकलेट का पैकेट लिया, बट मैं निकल गया लालची और मैंने आपको आधा चॉकलेट देने के बजाय थोड़ा सा कम दिया, अपनी तरफ ले लिया, यानी चॉकलेट मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली। तो यहाँ क्या है, जैसे मैं चॉकलेट का लालची था वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के लालची है। और यहाँ पर ये जो तीनों एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन का लालच है, ये कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम बात करें तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आपसे पूछ रहे भैया इन तीनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो याद रखना फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर होगा इन तीनों में। लेकिन अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात हो जाए तो इन तीनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये था इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, जब मैं ऐसा डेल्टा सिंबल बताऊं इसका मतलब होता है पार्शियल। क्या आता है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, अगर आप आयनिक बॉन्ड याद करो तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल के जा रहे थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पूरा आ रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं, सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, तो यानी कंप्लीटली नेगेटिव नहीं आएगा और कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से उधर गए हैं। ऐसे ही सेम काम यहां भी होगा क्या, कि सर इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब आप बताओ क्या थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिख गया, तो भैया ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को देखेंगे और पास आना शुरू कर देंगे। ठीक, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसी को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात, आई होप ये भी क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। क्या हुआ, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा चार्ज। अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसे डेल्टा माइनस लिखा है तो मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और प्लस लिखा मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफर हो जाता तो हम सीधा प्लस या माइनस लिखते, पार्शियल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आगे चल सकता हूं। अगला मेरे पास जो है बॉन्ड उसका नाम है वैंडर वॉल फोर्सेस। अब सुनना, मैंने यहाँ बोला वैंडर वॉल फोर्सेस, तो मतलब यहाँ एक अकेला फोर्स नहीं होगा, बहुत सारे फोर्सेस होंगे। ठीक, तो ये अकेले नहीं है, यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ फोर्सेस। क्या है यहाँ, ग्रुप ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले अगर हम वैंडरवॉल फोर्सेस की बात करें तो वैंडरवॉल फोर्सेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, आता है एक लंदन या डिस्पर्जन फोर्स, अगला आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अगला आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल
इंटरेक्शन, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे तो इसकी हम बात अलग से कर चुके हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, इनकी बात करेंगे। ठीक, फोर्स है मतलब फ्रिट्ज लंडन एक केमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक, लंदन फोर्सेस। तो सबसे पहले इसमें हम समझने जा रहे हैं लंदन फोर्स। अब सुनना ये क्या है। ये मान लेते हैं मेरे पास कोई एक स्पीसीज है और ये मेरे पास कोई क्या है, एक दूसरी स्पीसीज है। ठीक, देखो इन नॉर्मल कंडीशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कहीं भी रैंडम घूम रहे होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, 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 कहीं जगह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे रैंडमली हर जगह घूम रहे होंगे। मैं कह रहा हूं कि कभी एक कोई ऐसा इंस्टेंट आए, यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट मतलब एक समय कभी ऐसा आ सकता है जब क्या हो जाए, इसके जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां चले जाएं, किसी एक साइड में चले जाएं। एक साइड में जाने का मतलब क्या हुआ, लेट से ये इलेक्ट्रॉन सारे कहां आ गए, इस तरफ आ गए। भाई रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, सब रैंडमली घूम रहे हैं। अब रैंडमली घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी समय इस साइड में पहुंच सकते हैं एक तरफ। जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में चले जाएंगे तो इधर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, इधर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा लेकिन हो तो सकता है, सही बात। अब ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा भी होगा, उसमें भी एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऐसा हुआ तो होगा क्या भाई साहब, देखना ध्यान से। ये वाले जो नेगेटिव हैं इस पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। और ये जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स, लंदन। क्लियर बात। तो आई होप लंदन फोर्स, अच्छा ये बहुत टेम्परेरी होता है, ये जरूरी नहीं हो सकता अभी है थोड़ी देर का तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो बात है ना कोइंसिडेंस की, इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां पहुंच गए और पहुंचे तो बॉन्ड बन गया। क्लियर बात, तो इसको विड्रॉ करो, आगे चलते हैं उसके बाद। चलो अगला है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको समझना, देखना ध्यान से। मान लिया मेरे पास क्या है, HCl है। क्या है, HCl। अब मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन क्या आता है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब सुनना, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बताया था, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इसके अलावा कोई और कर रहा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब इसी को समझ रहे हैं हम। ये हमारे पास ऐसा हुआ, ऐसे मेरे पास एक दूसरा भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड हो जाएगा इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल
इंटरेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि यही हो, जैसे एक और एग्जांपल समझना। मान लिया मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ये है लेट्स से, इसमें हम मान लेते हैं किसी वजह से एक तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो टर्मिनल बन जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाई मीन्स दो, और पोल पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, तो दो पोल हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं, डाइपोल। अब ऐसा ही मेरे पास एक और आ जाए, ऐसा ही मेरे पास एक और हो सकता है ना। अगर ऐसा ही मेरे पास एक और हुआ तो इनके बीच क्या आ जाएगा भैया, इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन को आप क्या बोल दोगे, डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन। तो मतलब कहीं पर अगर डाइपोल बन जाए और उस डाइपोल डाइपोल के बीच में क्या आ जाए, इंटरेक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो, कुछ और भी हो सकते हैं, बस दो पोल बनने चाहिए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल इसलिए लिया था कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया तो उनके बीच इंटरेक्शन हो सकता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही बोलेंगे। अब मेरे पास अगला आता है जो सी पोर्शन है, वो क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसको समझना। ये अभी मैंने ये जो बनाया था, ये डाइपोल मैंने बना रखा है ना, ये डाइपोल जी। मेरे पास ये है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन पोलर। नॉन पोलर किसको बोलते हैं, जिसमें पोल्स ना हो, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल नहीं होगा। हाँ, कोई नहीं होगा, बिल्कुल पूरा न्यूट्रल होगा, यानी सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होगा। तो कहने का मतलब अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ, तो कोई पोल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है यहाँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये मेरे पास था एक नॉन पोलर। अब मैंने क्या किया, ये एक डाइपोल लिया और इस डाइपोल को क्या किया, इसको इसके पास ले गया। कहाँ ले गया, इसके पास। तो मैं यहाँ एरो से दिखा रहा हूँ कि भैया इस डाइपोल को हम कहाँ ले जा रहे हैं, इसके पास। या आप बोलो इसको आप इसके पास ला दो, जो भी आप बोलो, मतलब ओवरऑल दोनों कहाँ आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। जब आप करीब लेके आओगे तो पता है क्या होगा, संगत का असर पड़ेगा और इसको देख करके इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आप कौन सा एंड लेके जा रहे थे, प्लस वाला, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। और इसके दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब पहले ये कैसा था, इसमें कोई डाइपोल नहीं था, लेकिन इस दूसरे डाइपोल को देख करके क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो अब क्या हुआ, इनके बीच फिर से क्या लगने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। क्लियर हुई बात। आई थिंक हमने सारे जो बॉन्ड से अलग अलग टाइप के वो समझ लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कई सारे तरीके का हो सकता है। लेट्स से एग्जांपल मान लेते हैं, मेरे पास Cl है और Cl, मैंने एक लिया Na+, इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। मैं इसको ऐसे पास लेके गया, कहाँ लेके गया इसको, पास। जैसे इसके पास लेके जाऊंगा तो इस वाले क्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मेरी बात सुनना, एक बात मुझे बस सिंपल सी बताओ, मैंने Cl और Cl के बीच बॉन्ड बनाया था, किसके बीच बनाया था, Cl और Cl के बीच। आप मुझे बस इतना बताओ, क्या इनमें किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये भी Cl ये भी Cl, अरे दोनों ही Cl है, दोनों ही लालची हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। मतलब दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था इसी के पास रहेगा, इसके पास था इसी के पास रहेगा। मतलब इस पे भी चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो।
और अगर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है मतलब ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई डाइपोल नहीं है। अब मैं इसको पास लेके गया, जब मैं पास लेके गया इस पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो इस क्लोरीन पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो भैया नेगेटिव के साथ पॉजिटिव तो साथ में आएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुई बात। और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होगा दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन को आप क्या बोल दोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब पहले डाइपोल नहीं था, हम डाइपोल पास लेके गए, इंड्यूस हुआ और फिर से अट्रैक्शन हुआ, तो आपने क्या बोल दिया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है, कोई समस्या किसी को नहीं। ठीक, अब उसके बाद हेडिंग डालोगे कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड बनते क्यों हैं। हमने तो समझ लिया कि सर तो अब आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें बॉन्ड क्यों बनता है, तो अगर एक रीजन की बात करें तो टेंडेंसी टू अटेन स्टेबिलिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सब क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी, और सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा अगर आप बात करो टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट आपने सुना होगा वर्ड, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा, सुना ध्यान से। जब भी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक, और मेरी बात सुनना, जो स्टेबिलिटी होती है, तो क्या होती है स्टेबिलिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के। मतलब एनर्जी अगर कम हुई तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात याद रखना है कि जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी। तो मतलब हर कोई ये भी चाहेगा कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। केमिकल बॉन्डिंग,
ये वाला डायग्राम, देखना ध्यान से, पहले समझ रखो। मेरे पास क्या है, ये दो एटम है, एक एटम आपको ये दिख रहा है, एक एटम ये दिख रहा है। दोनों एटम क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। जब इधर जा रहे हो तो डिस्टेंस कम होगी। अच्छा, नीचे हमने क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। इधर क्या है, एनर्जी है। इधर क्या है, एनर्जी है। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अच्छा, जब एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो क्या क्या हो रहा होगा, एक बात सुनना। पहले बताओ, इस वाले एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो ए के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ए के पास उसका न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस में उसका प्रोटॉन भी होगा। बी के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे और बी के पास न्यूक्लियस होगा और उसका भी क्या होगा, प्रोटॉन। तो जब ये दोनों पास आएंगे तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। कहां कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस ए का जो न्यूक्लियस है बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इसके वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। पहली बात तो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन कहां होगा, ए के जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्सन। और ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा। अब ये दोनों तब तक पास आएंगे जब तक इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में फोर्स ऑफ रिपल्सन की। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। सही बात है। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आए थोड़ा। अभी भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन के। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। भाई साहब बस इतना आ जा। ये साथ में कहां से आ गया? ठीक, अंग्रेजी का। हाँ, मैं कह रहा था इधर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इस वाले पॉइंट पर भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से। जब मैं इस वाले पॉइंट पर आया तो ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। इधर सोचो, अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम था, पास आए। जैसे पास आएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस भी तो पास आ जाएंगे, रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा था रिपल्सन से, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, रिपल्सन के लगभग बराबर आ जाएगा। इस पॉइंट पर और पास आ गए। अब इतने पास आ गए कि न्यूक्लियस बहुत पास पास हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन लग रहा है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गया। तो इस पॉइंट पर आपको क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और अगर आप देख रहे हो इसका एनर्जी से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको क्या दिख रहा है, एनर्जी पहले यहां थी, लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। जिस पॉइंट पर बॉन्ड बना है क्या एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी है। तो मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिस पॉइंट पर एनर्जी कम होगी वहां बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड बना। इसके बाद अगर आपने इसको और पास लाने की कोशिश की तो आपकी बार रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अब बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा। मैंने बोला फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कम होती है तो ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप सोचो इसके जस्ट बाद एनर्जी सडनली क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अगर आप फर्दर पास लेकर के आए तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर। क्लियर बात, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी के साथ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको थोड़ा सा याद रखना है।
कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखा रखा है। तो कारण क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन के? एक तो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, दूसरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ये दो कारण होते हैं किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के। ये दोनों बनाओगे, आगे चलते हैं इसके बाद हम। तो हमने क्या बात की? कौशल लुईस थ्योरी की। और मैंने आपको कौशल लुईस थ्योरी में क्या समझाया कि इस थ्योरी के अंदर कौशल और लुईस भाई साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस हैं यानी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने एक कॉमन चीज देखी कि जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ हीलियम को छोड़ करके बाकी सबके ऑक्टेट पूरे होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको ये लगा कि भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट जैसा बनना चाहते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए? स्टेबिलिटी मिल जाए। यानी इनके हिसाब से जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है और उसके जैसा बन के लोग स्टेबल हो सकते हैं। तो स्टेबल जो ग्रुप नंबर 18 है इसको हम अपनी रियल लाइफ में शर्मा जी का लड़का लड़की मानते हैं और बाकी सारे लोग उसकी तरह ही बनना चाहते हैं। तो वही है कि अब अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया या तो शेयर किया। अगर शेयर किया है तो डेफिनेटली आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा और अगर ट्रांसफर करके बना रहे हो तो क्या बनाया होगा? आयनिक बॉन्ड बनाया होगा। तो आप जैसे भी करो बट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना ही आपका मकसद है। मैंने बताया हीलियम का डुप्लेट होता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, ध्यान रखना इसको। और इन्होंने कुछ फैंसी चीजें बता दी और वो क्या थी? लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल जो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, उसका सिंबल 1 हो गया। इस पे कितना लगा दिया? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 होते हैं, 4 डॉट लगा दिया, यहाँ 5 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया। इस हिसाब से हमने सिंबल्स लगा दी। अब सुनना जानते, आगे चलते हैं। हमारे पास अब जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लास 10th में भी बनाई होगी, तो वैसे ही हम यहां भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। अब इधर देखो, अभी मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाएंगे। जब आप ये सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सुना जानते, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देखता हूं, पहले समझ लेना इसको, बाद में नोट डाउन करना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका? CO2 का। किसका ले रहा हूं? CO2 का। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या कह रहा था बच्चे कि पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा बताओ, कार्बन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो भैया 2 ऑक्सीजन के पास 6 है, तो कितना हो गए? 12 और 4 कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। आप कार्बन लिखोगे, आप क्या लिखोगे? कार्बन। हमने कार्बन बनाया और 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, सिंगल बॉन्ड से लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगर हम बात करें, अब हमने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो आपने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किया। अच्छा बताओ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। पीछे बता के आ रहा हूं। तो मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लग गए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी 2 इंटू में, वैसे डायरेक्ट लिख दो 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बनाया कितने बॉन्ड है? 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन लग गए होंगे। ठीक। अब ये बताओ, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, भैया आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16। आपने इस्तेमाल कितना कर लिया? 4। बचा कितना आपके पास? 12। ये जो 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसको हम 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है, इसको हम लोन पेयर के फॉर्म में लगा सकते हैं। बताऊंगा क्या होता है लोन पेयर। इसके बाद या तो हम इसको क्या बना सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कब करेंगे कब नहीं करेंगे समझेंगे ध्यान से। अब मेरे पास बचे कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। 4 तो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए हैं। अब सुनना, सबसे पहले
हम ये ट्राई करेंगे लोन पेयर लगाने का। आप सुना ध्यान से, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 बॉन्ड में हैं, और ये दोनों जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है इसके हिस्से में भी होंगे और कार्बन के हिस्से में भी होंगे। तो ऑक्सीजन के पास अभी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरा करने के लिए कितना कम है? 6 इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या 8 पूरा हो गया? पहले हम किनारे किनारे वाले को ही देखेंगे। इस किनारे वाले को देख लिया, अब चलते उस किनारे पे। तो इसके पास कितने हैं? 2। कम कितने हैं? 6 दे दिया। अब तो खत्म हो गया सारे इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 12 बचे थे, 12 खत्म हो गए। अब लास्ट में चेक करेंगे कार्बन का, सेंटर वाले का, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, कितने हुए? 4। सर 4 बॉन्ड कम है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम है। दिक्कत है। जब आपको लगे कि किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो आपने यहां से 1-2 इलेक्ट्रॉन हटाया, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाया, और इसका इस्तेमाल आपने कहां कर दिया? डबल बॉन्ड बनाने में। ठीक, अब चेक करते हैं फिर से। 2 और 2 4 ऑक्सीजन के पास यहाँ है, और 4 इस बॉन्ड में है। कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन के पूरे हो गए। इस कार्बन के चेक करते हैं, 4 यहां से, 2 यहां से, 6 ही हैं। तो अब क्या करेंगे? इधर से एक और उठाएंगे और इधर फिर से क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। अब फिर से चेक करते हैं इसके, 4 और 4 इससे 8 ऑक्सीजन के पूरे हैं, 4 इधर से 4 इधर से 8 कार्बन के पूरे हैं, मतलब सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये है फाइनल स्ट्रक्चर। क्या? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लुईस थ्योरी क्या कह रही है? वांट टू कंप्लीट इस ऑक्टेट, तो अपना कंप्लीट करना चाह रहा है ना, तो शेयरिंग करके कंप्लीट कर रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो, ये जो आपने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लगाए हैं इसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं ना, किनारे किनारे पे डॉट डॉट के फॉर्म में जो आप दिखा रहे हो, इन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक यहाँ क्लियर है लोन पेयर क्या है। आपने देखा जो 12 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन का यानी 8 का इस्तेमाल किया लोन पेयर के फॉर्म में, और 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया डबल बॉन्ड बनाने के अंदर, और इस तरीके से मेरे पास CO2 की स्ट्रक्चर बनके आ गई। क्लियर बात? ये प्रोसीजर है, अभी और भी बनाएंगे तो आप सीखोगे। इसको नोट डाउन करो पहले। बन गया? अब मैं चाहता हूं थोड़ी सी हेल्प करो आप लोग एक और बनाने में, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो अगला एग्जांपल है वो है CO का। तो सबसे पहले मैं टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूँ TB, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 4 और 6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अभी जरूरी नहीं है लिखना, अभी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं हम, बाद में दिमाग में हमारे याद रहेगा और क्या काम चल जाएगा। अब इधर देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या करने के लिए बोला कि एक सिंगल बॉन्ड तो आप बना ही दोगे। बना दिया, तो आप लिखोगे भैया बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 10 थे, 10 में से 2 कम हो गए, तो कितना बचा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया था इस 8 इलेक्ट्रॉन का हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 तरीके से। कैसे कैसे? या तो लोन पेयर में, तो चेक करें लोन पेयर के फॉर्म में। ऑक्सीजन के किनारे से देखते हैं ना पहले, तो कहीं से भी देख सकते हो। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? अभी 2 हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 6। मैंने उसको 1 2 दे दिया। ठीक है, कार्बन के पास अभी तो 6 है ना, अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 किसको दे देंगे? इस कार्बन को। अब चेक करेंगे, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन कार्बन का देखो 4 ही हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इसके पास ज्यादा है ना लोन पेयर, तो इसी के पास से उठाएंगे। 1 उठाया, मतलब 2 हटाया, और इन दोनों से क्या बना दिया? एक डबल। चेक करेंगे अब पूरा हुआ क्या? 4 और 2 6 ही है, अभी भी कम है, तो इसके बाद से एक और उठाएंगे और क्या बना देंगे? एक और बना देंगे। अब चेक करेंगे पूरा हुआ क्या? 6 और 2 8, 6 और 2 8, दोनों का पूरा हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। दिखाना इनको NCERT।
हो गया। एक और लिखो NF3, आप लोग बनाओगे? अगला एग्जांपल हमारे पास है NF3। बनाओ। बन गया क्या? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के, हाँ 7 होते हैं। याद होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इधर देखो, और तुम इधर देखो, इधर गलत बना रहे हो तुम लोग, इधर देखो। सबसे पहले बताओ मुझे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कितने आ रहे हैं? नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, और उसके कितने हो जाएंगे? 21, 26 हो गए। और अगर तुम इसके सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओगे ना लाइको, तो ये F, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो बताओ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो रिमेनिंग कितने बच गए? तुम लोग पहले डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी करते, पहले लोन पेयर दे दो सबको। 20 बचे हुए हैं, तो इसके पास 6 कम है, तो मैंने 6 इसको दे दिया, इसका 8 पूरा हो गया। इसके पास कितना कम है, तो इसको दे दिया, 8 इसका पूरा हो गया। 6 इसको दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया? 18 दे दिया। अभी 2 बचे हुए हैं, तो इसको दे दिया। अब चेक करना शुरू करते हैं कि ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है। 6 इसके पास है, 2 यहाँ से, 8, 6 और 2 8, 6 2 8। फिर देखो 3 3 6 बॉन्ड से और 2 लोन पेयर, कितना हो गए? 8। सबका ऑक्टेट पूरा है, तो डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत क्या थी? जब सबका पहले से ही पूरा है, तो क्या करोगे भाई साहब डबल बॉन्ड लगा के? हाँ, एक और दूं, और आपकी बार उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगे। CCl4, कौन सा 4? CCl4। क्या हुआ? ये बताओ, ये कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया। देखो अगर मैं डायरेक्ट बनाऊं, तो क्या बन के आएगा अगर आप लोगों ने ये बनाया होगा? कार्बन, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl, और इधर एक Cl। आपने टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकाले? और आपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो कितने बच गए? 24। अब 6 6 सबको दे दिया होगा, 6 इसको दे दिया, ऑक्टेट इसका पूरा, 6 इसको दिया, ऑक्टेट इसका पूरा, 6 इसको दिया, ऑक्टेट इसका भी पूरा, और 6 इधर इसका भी ऑक्टेट पूरा। और कार्बन देखो, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट उसका ऑलरेडी पूरा है। तो यही स्ट्रक्चर फाइनल, ठीक है। अब आप बनाओ एक बार H2 की स्ट्रक्चर, और एक बनाना O2 की स्ट्रक्चर। H2NO2। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, डुप्लेट पूरी करेंगे, ठीक।
देखो बड़ा सिंपल सा है, बस और कुछ नहीं। H सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके पास। ऑक्सीजन वाले का बनाना था। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का आप लोग बना रहे होगे तो देखो ध्यान से, आपने ऑक्सीजन लिखा सिंगल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन है तो 12 हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 12 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने इस्तेमाल कर लिए, कितने बचे 10। अब 10 बचे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे लगा देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट पूरा, तो यहाँ पर लगाए कितना 4 इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा नहीं हुआ है। तो अगर दोनों को पूरा करना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लो और इससे क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो। जैसे आपने डबल बॉन्ड बनाया तो क्या हुआ, दोनों के ही ऑक्टेट पूरे हो गए। तो मतलब ये किसी स्ट्रक्चर है, ऑटो की स्ट्रक्चर। आई होप इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या नाम है, फॉर्मल चार्ज। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर है, अलग नहीं है ये। हाँ मतलब अभी हम लुईस स्ट्रक्चर और भी बनाएंगे इसी के अंदर। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन of an atom in isolated or free state and number of electrons assigned to that atom in Lewis structure. In Lewis structure. अगर मैं बोलूं फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले की, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस लोन पेयर या टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द टोटल बॉन्डेड या मैं बोलूं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ द टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, फॉर्मल चार्ज का। लेकिन हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा करके लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज को हम शॉर्ट में एफसी लिख रहे हैं। एफसी इज इक्वल टू वी, वी स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस एल लिख रहे हैं, एल स्टैंड फॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बी मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या आप लिख सकते हो बीपी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। जहां पर ध्यान रखना एल का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वी का मतलब, और एल का मतलब क्या है, लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन्स। और Vp का मतलब क्या है? क्या होगा? अभी बदल जाएगा, चिंता मत करो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, दोनों ही लिख लो। हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे देखें। अगर हम बात करें तो समझना कि अगर मान लिया मेरे से बोला CO3 2- के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसकी? CO3 2- की। अब इसको फिर से समझना एक बार। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही रहेगा। अब अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? कार्बन का कितना? हाँ। ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन कितना? 6 है। अब सुनना, 2- का चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे इसके पास। अरे माइनस का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वो भी कहाँ होंगे? वैलेंस सेल में ही होंगे। तो अगर माइनस का चार्ज आए तो उतना प्लस कर लोगे। ध्यान रखना इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो गया? 6 3 18 एंड 4 22 एंड 2 कितना हो जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारी पुरानी परंपरा के हिसाब से वही कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अच्छा, स्ट्रक्चर्स ऐसी नहीं दिखती हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताया जाएगा कि इसकी शेप कैसी दिखती है। अभी शेप के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी। अब अगर हम इसमें लिखाएं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो रिमेनिंग कितने हो गए? तो 24 - 6 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आपको बताएं हम लोन पेयर। देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको पता है कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। 6 इसको दिया, 6 इसको दिया, 6 इसको दिया, पूरा हो गया। तो आपको पहले से अगर आइडिया है तो आप दिमाग लगा सकते हो कि सर अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, कितने हो रहे थे? 6 हो रहे थे, तो मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, तो मतलब यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया। अब 6 इसको दे देते हैं। हमने इसको दिया 6 ही था, लेकिन एक लेकर के क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो 2- का चार्ज है, ये 2- का चार्ज किस पे है? कौन से ऑक्सीजन? समझ गया ना? इसी को पता करना है। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब सुनना, इसके लिए हम करते क्या है, समझना। अब इसको इतना तो आप बना लेते हो, इतना आप बना लेते हो। अब आपको समझना क्या है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4। सब पे निकालना है। तो पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन 1। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? P - L - Vp अपॉन में 2। पहला वाला जो निकाल रहे हो कौन है? ऑक्सीजन है। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने हैं? 6 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। 6 माइनस, अभी इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना है? 4 है ना? 4 ही इलेक्ट्रॉन है इस वाले के पास। तो -4 माइनस, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? डबल। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 बॉन्ड में? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही है ना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अपॉन में डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 - 4 कितना बचेगा? 2। और इससे ये भी 2, तो मतलब कितना आ जाएगा? 2 - 2 कितना आ गया? 0। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? चलो यहीं लिख दे रहा हूँ, 0 चार्ज है। अब आ जाते हैं कहाँ पर? अगला Fc2। क्या Fc2 और 3 सेम है? तो 2 और 3 पे जो आएगा वो एग्जैक्टली सेम है, इनकी दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो Fc2 का निकालते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 6 ही होंगे ऑक्सीजन के। लोन पेयर इसके पास कितने हैं? 6 हैं। बॉन्ड कितने बना रहे हैं? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा? -1। मतलब इसके ऊपर क्या है? -1।
तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, आप समझे, -1 करके -2 कहां से हुआ, तो मतलब मेरे पास अगर मैं Fc3 का भी निकालूं फॉर्मल चार्ज तो ये भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। अब मैं फॉर्मल चार्ज 4 पे निकालता हूं, यानी कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके पास, एक भी नहीं है, 0, माइनस बॉन्ड कितने बना रखे हैं, तो इधर से 4 में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8, कितना हुआ 4 - 4 कितना आ गया, 0। मतलब इस कार्बन पे चार्ज कितना है, 0। मतलब हर एक एलिमेंट पर कितना चार्ज है वही पता करना, ये क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। क्लियर बात। हाँ, मतलब सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तब जाके क्या आया, -2 आया। इसको नोट करो, उसका एक आप लोग करोगे NO3-। हाँ, इसको पहले नोट डाउन करो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो कराओ। हाँ, तो डबल बॉन्ड लगाओ और क्या, पूरा करवाओ। तो नाइट्रोजन है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर सिंगल बॉन्ड लगाया। उसका आपको पता है कि एक पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, 6 है तो एक पे डबल भी लगा दिया, तो 8 पूरा हो गया। अब उसके बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, और इसके पास कितने आए होंगे, अब क्या निकाल दो, हाँ फॉर्मल चार्ज निकाल दो। इसको किसी को आप नंबरिंग 1 कर दो, किसी को 2 कर दो, अब जरूरी नहीं मैंने जो किया वही करना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और इसको 4। अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस पे -1 आना चाहिए, अगर आप निकाल रहे हो देखना, -1 आना चाहिए, यहाँ भी -1 आना चाहिए, इस पे 0 आना चाहिए और इस पे +1 आना चाहिए। अब कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप लोग देख लो इसका क्या निकाल रहे हो। अगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले का निकाल रहे हो तो माइनस आना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे 0 और नाइट्रोजन पे +1 आना चाहिए, ये चेक करो। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कुछ होमवर्क आपको मिल जाएगा ग्रुप में, तो वो करना है, बाकी अगली क्लास में अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है बाकी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट करके जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।